वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम कुमार मौर्य हर रोज की तरह एक बार फिर से आपके लिए जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन से वो इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं जो बार बार आरआरबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। एक चीज़ और, जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हम लोग केवल 15 क्वेश्चन के हिसाब से 15 क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग 15 क्वेश्चन के माध्यम से एटलीस्ट 50 फैक्ट्स को जान रहे हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस एक वीडियो में हम लोग तैयार करते हैं। हालांकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, देखने में तो वीडियो 20 मिनट के अराउंड ही होता है। लेकिन अगर आप ये 20 मिनट ढंग से वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं मेरी बातों को, तो आपके लगभग 50 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि अगर आपने अभी तक हमारा मैकेनिकल फोरम का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ जाके प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन है? मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट, मतलब सबसे पुराना इनमें से कौन सा ही ये बताना है। अब देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अजंता, दूसरा है कुतुब मीनार, तीसरा है ताजमहल और चौथा है खजुराहो। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि अजंता। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये जो अजंता बना था, ये गुप्ता पीरियड में बना था। कब बना था? गुप्ता पीरियड में। तो आप खुद ही समझ जाएगा, जब चारों देख लेंगे किसके पीरियड में बना था तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कुतुब मीनार था ये सभी को पता होगा, सल्तनत काल में बना था, यानी कि सल्तनत काल में। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो ताजमहल है ये कब बना था बताने की जरूरत है नहीं, किसने बनवाया था ये भी सबको पता होगा। तो ये है मुगल काल में। ठीक है। और चौथा जो है ये है खजुराहो, और खजुराहो बना था राजपूत काल में। कब बना था? राजपूत काल में। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि गुप्ता पीरियड जो है वो एंशियंट इंडिया में आता है, बाकी सब मिडिवल पीरियड में आते हैं। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? अजंता केव्स हो गए, अजंता की गुफाएं जो है वो सबसे पुराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, यानी कि भारत पर पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम कब आया था, तो याद रखिएगा 712 ईस्वी में। कब आया था? 712 एडी में। और उसका नाम क्या था ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है, काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। 2 बार आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने आगे भी इसके आने की संभावना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है। और ये कहाँ का था तो याद रखिएगा, यह अरब देश का था। कहाँ का था? अरब देश का। हालांकि इसके आक्रमण का कोई भी, मतलब बोल सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, मतलब स्थायी परिणाम नहीं निकला था। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले अटैक किसने किया था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कितनी बार आक्रमण किया ये आपको देखना है। ऑप्शन है 12 बार, 15 बार, 17 बार और 18 बार। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 17 टाइम्स। कितनी बार? 17 बार। अगर महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट देखें तो इसने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। और इसका अगर आपसे पहला अटैक पूछता है भारत में तो याद रखिएगा ये 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1000 एडी में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, इसने 1000 एडी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। उस हालांकि ये जब इसने पहला आक्रमण किया तो उसने क्या किया, कुछ किलों पर अधिकार करने में सफल रहा था। और उसके बाद इसने हिंदू शाही शासक जयपाल को परास्त किया था। किसको? जयपाल को। तो ये भी आपको याद रखना है। और किस वंश का था जयपाल? तो हिंदू शाही वंश का था। अगर वहीं पे बात करें महमूद को, तो इतिहासकारों ने इसे ईश्वर का शत्रु बोला है। क्या बोला है? महमूद गजनवी को इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु बोला है, क्योंकि ये मंदिरों को बहुत नष्ट करता था। ठीक है। इसीलिए इसको मूर्ति भज्जक भी कहा जाता है। क्या? मूर्ति भज्जक। और इसका अंतिम अटैक अगर आपसे पूछता है, मतलब पहला अटैक तो मैंने बताया 1000 ईस्वी में, और अंतिम अटैक जो इसने किया था वो किया था 1027 ईस्वी में। कब किया था? 1027 ईस्वी में।
ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रख लेने हैं। इससे टोटल 1000 से लेके 1027 ईस्वी के बीच में 17 अटैक किए थे भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ज्यादातर मंदिरों पे ही अटैक करता था, क्योंकि उस टाइम मंदिरों में बहुत सारा खजाना होता था, सोना वगैरह होता था, तो ये वही सब लूट के ले जाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? क्वेश्चन ये है, मतलब शाहनामा के लेखक कौन है ये पूछा है, और आत्मकथा लिख दिया, तो जाहिर सी बात है ये जिसने लिखा होगा उसी के बारे में होगा। ये भी क्लियर हो गया आपको, मतलब ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, जो शाहनामा लिखा है ये फिरदौसी ने लिखा है। ठीक है, ये किसके दरबार में रहता था? तो याद रखिएगा ये महमूद गजनवी के ही दरबार में रहता था, जो अभी हमने पीछे पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में। तो फिरदौसी जो था ये महमूद गजनवी के ही दरबार में रहता था। ठीक है, अगर इसके अतिरिक्त बात करें कि महमूद गजनवी के दरबार में और कौन कौन से स्कॉलर्स रहते थे, यानी कि विद्वान रहते थे, तो याद रखिएगा अलबरूनी हो गया, उतबी, फराबी, बैहाकी, उजारी, तुसी, उंजरी, असजदी और फर्रुखी। लेकिन इतना सारा नाम आपको याद नहीं रखना है। एक फिरदौसी को याद रखना है, एक अलबरूनी को, और एक उतबी को। ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं। तो ये तीनों क्या थे? महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे, या दरबारी थे ये बोल सकते हैं, विद्वान थे काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? When did the first battle of Tarain happened या fought? किसके किसके बीच हुआ था ये भी आप लोगों को बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, सॉरी सर्दी हुई है तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, वॉइस में। देखिए तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1191 एडी में पहला युद्ध हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा थानेश्वर, यानी कि हरियाणा जो है वहाँ पे थानेश्वर में एक जगह है तराइन, वहीं पे जो दिल्ली और अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और इसमें कौन हारा था? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। और किसकी हार हुई थी? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। कब हुआ था? 1191 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? हालांकि ये तो अभी पीछे, हालांकि कुछ लोग को यही कंफ्यूजन होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, लेकिन ऑप्शन देखिए इसमें, अगर यहाँ पे बघेल भीम ना रहता तो आपका ऑप्शन हो जाता पृथ्वीराज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज ऑप्शन सही नहीं होगा। हालांकि ज्यादातर लोग बच्चे यही गलती करते हैं, उन्हें यही याद रहता है कि तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, तो वही टिक कर चले आते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आपको ऑप्शन पहले देखना है। पहला ऑप्शन है जयचंद, दूसरा है बघेल भीम, तीसरा है पृथ्वीराज तृतीय, और चौथा है कच्छाफल। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बघेल भीम। बघेल भीम जो था इसने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराया था। कब हराया था? तो याद रखिएगा 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। और उसी समय वहां पे राजा कौन हुआ करता था? बघेल वंशीय शासक था, मतलब बघेल वंश चल रहा था वहां पे, और उसका शासक था भीम द्वितीय, जिसे मूलराज सेकंड भी कहा जाता है। तो ये मूलराज सेकंड या भीम द्वितीय जो था, इसी ने जो माउंट आबू पर्वत है वहीं पर मोहम्मद गौरी को पराजय किया था। और यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी, यानी कि फर्स्ट डिफीट था मोहम्मद गौरी का। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी का पहला डिफीट नहीं था भारत में। पहला कौन सा था? जो माउंट आबू के पास इसे हराया था भीम ने, भीम सेकेंड या मूलराज सेकेंड ने। और ये किस वंश का शासक था? बघेल वंश का शासक था। तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, यानी कि स्लेव डायनेस्टी जो था उसका फाउंडर कौन था इंडिया के अंदर, ये आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, इसी वंश से भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी होती है, ये भी आपको मालूम होगा। चार ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, कैकोबाद, इल्तुतमिश और बहमन शाह। तो चार ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। देखिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में अगर गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और यह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी। अभी हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पीछे दो तीन क्वेश्चन में बात की है, तो ये उसी का गुलाम था। ठीक है, और इसने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के अंदर 1206 से 1210 तक शासन किया था। किसने?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो याद रखिएगा 4 से 5 साल इसने शासन किए थे दिल्ली सल्तनत पे या गुलामों की शुरुआत करने के बाद। हालांकि 1210 में लाहौर में इसका जो राजधानी था वो लाहौर ही था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था। और वही लाहौर में चौगान खेलते समय यानी कि पोलो खेलते समय इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था कि किस शासक की पोलो या चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? ठीक है, तो याद रख रहे हैं आपको क्वेश्चन कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बना था वहां पे। ठीक है, चार ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी, बाबर, सिकंदर लोदी और इल्तुतमिश। देखिए, पहले तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, पहला इब्राहिम लोदी और दूसरा सिकंदर लोदी, क्योंकि ये तो लोदी वंश के शासक हो जाएंगे। और लोदी वंश तो काफी बाद में आते हैं, क्योंकि इब्राहिम लोदी की हत्या करके बाबर मुगल वंश की नींव रखता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होंगे। और बाबर तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाबर तो मुगल वंश का संस्थापक था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। जिसको अगर कंसेप्ट पूरा पता होगा, ठीक है, तो उसको तो इस क्वेश्चन को करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी इलाहाबाद 2006 में और आरआरबी इलाहाबाद 2007 में। 2 बार आया है। आप सोच लिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो जिसको कंसेप्ट पता होगा उसको टाइम नहीं लगेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद, जो अगला शासक बना था वो इसी का दामाद, हालांकि ये जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था। ठीक है, और यही गद्दी में बैठा था। और इसका जो शासन काल चलेगा वो चलेगा 1210 से 1236 तक। कब से कब तक? 1210 से 1236 तक दिल्ली पे शासन करता है इल्तुतमिश। और इसने अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण कराया था। तो ये भी याद रखना है, अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? ठीक है, कि मार्केट रेगुलेशन जो रूल था ये किसने स्टार्ट किया था, या कंट्रोल बोल सकते हैं, मार्केट को कंट्रोल करने का रूल जो था वो किसने स्टार्ट किया था? चार ऑप्शन है, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य और शाहजहां। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। और इसका जो शासक काल था वो था 1296 से 1316 तक। इसने 20 साल लगभग शासन किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। और इसने ही सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली, जो प्रणाली थी वो प्रारंभ की थी। तो ये आपको याद रखना है। अगर देखा जाए कि इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है बाजार नियंत्रण के बारे में, तो इसकी जानकारी जो है वो तारीख फिरोज शाही जो कि बर्नी ने लिखा है उससे हमें मिलता है। हालांकि अगर आप इब्न बतूता की रेहला बुक भी देखेंगे तो वहां भी बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? मतलब जो एक पर्व मनाया जाता है जो कि पारसियों का त्योहार है नवरोज, उसको भारत में किसने स्टार्ट करवाया था ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है फिरोज तुगलक, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। और ये क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़ में 2008 में पूछा गया है। तो सोच सकते हैं आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आने की संभावना है। तो देखिए, जो पारसी पर्व है या त्योहार है नवरोज, उसको भारत में जो शुरू कराया था वो करवाया था बलबन ने। किसने? बलबन। और ये किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा ये गुलाम वंश का ही शासक था। ठीक है, अगर देखा जाए इसके बारे में तो बलबन जो था ये भारत में 1266 से 1287 तक शासन किया था। मतलब लगभग 21 साल इसने शासन किया था। और इसने सिजदा और पाइबोस की प्रथा, जो कि एक ईरानी प्रथा है, उसको भी अपने दरबार में शुरुआत कराया था। ठीक है, और इसे गैर इस्लामी समझा जाता था सिजदा पाइबोस को। और बलबन जो था ये इल्तुतमिश का ही मतलब गुलाम था या दास था। तो उम्मीद करता होगा इससे रिलेटेड, बलबन से रिलेटेड जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लाहौर, दूसरा है पटियाली, तीसरा है दिल्ली और चौथा है फैजाबाद। तो जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था पटियाली में। कहाँ पे? पटियाली में। और बॉर्डर में ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा अभी की अगर बात की जाए तो जो पटियाली है ये एटा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जिसे काशीराम नगर भी बोला जाता है। तो इनका जन्म
कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1253 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एटा के पटियाली में 1253 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें कव्वाली गायन का जन्मदाता भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे इनके नाम है, क्योंकि इन्होंने भारतीय संगीत में जो ख्याल व तराना गायन है उसको स्टार्ट करवाया था। गजल हो गया, काटा हो गया, दोबैती हो गया, ये सब की भी रचना इन्होंने ही की है। ठीक है, इन्होंने खड़ी बोली का भी आविष्कार किया था। तो बहुत सारे आप संगीत की दुनिया में देखेंगे तो इनका बहुत सारा इन्होंने आविष्कार किया, इसीलिए इनको काफी रेस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इन्होंने बहुत सारे शासक के शासनकाल में काम किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मतलब खलीफा की जो पोस्ट थी ये काफी रेस्पेक्टेड पोस्ट थी, और ये बेसिकली दिया जाता था बाहर से, खुद से नहीं लेता था कोई। लेकिन दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा भी सुल्तान हुआ था, एक ऐसा भी राजा हुआ था, शासक, जिसने खुद से खलीफा खुद को घोषित कर लिया था। तो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है महमूद गजनवी, और चौथा है मुबारक शाह खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, ये खिलजी वंश का शासक था, और इसने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराकर स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। वो मैंने बताया कि इसने स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। और इसका जो शासन काल था तो ये भी याद रखिएगा, ये था 1316 से 1320 तक। 4-5 साल इसने शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? यानी कि तुगलक वंश की शुरुआत भारत में किसने की थी? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। भारत में तुगलक वंश की शुरुआत, या दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की शुरुआत जो की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, और इसको गाजी मलिक भी बोला जाता है। तो अगर ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक की जगह गाजी मलिक मिलता है तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसने कब किया था इसकी शुरुआत? 1320 में। कब? 1320 में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, और इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। दूसरी चीज, यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था। ठीक है, गाजी शब्द जोड़ा था इसने। ये ऐसा दिल्ली का पहला सुल्तान था, और गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला। ठीक है, और इसने टोटल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। जो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, इसने टोटल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था या असफल कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? चार ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, और शेरशाह सूरी। देखिए इसमें से आपको बताना है लॉन्गेस्ट पीरियड, मतलब ऐसा कौन सा शासक है जिसने सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल किया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है इसमें। तो 14th का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात करें तो 1296 से 1316, यानी अप्रॉक्सीमेट 20 साल। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात करें तो 1325 से 1351, यानी कि लगभग 26 साल हो गया। इब्राहिम लोदी के शासनकाल की बात करें तो 1517 से 26 तक, मतलब लगभग 9 साल हो गया। और वहीं पे शेर शाह सूरी के शासनकाल की बात करें तो 1540 से 1545, यानी कि लगभग 5 साल। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ये पता होगा तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा दिन तक शासन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर दूसरे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे नंबर पे इब्राहिम लोदी, और चौथे नंबर पे सबसे कम हो जाएगा शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? ये दीवन नहीं रहेगा, दीवान ए खैरात रहेगा। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट था, विभाग था, जिसकी स्थापना किसने की थी आपको बताना है। चार ऑप्शन है अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज तुगलक, और चौथा है शेरशाह। तो दीवाने खैरात जो था, खैरात आप समझते ही है दान से रिलेटेड है। तो इस विभाग की जो स्थापना की थी वो की थी फिरोज तुगलक ने, या कि फिरोज शाह तुगलक भी बोला जाता है। ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी में बैठा था। और इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मदद करता था। हालांकि ये कट्टर मुसलमान था। ठीक है, लेकिन इसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो जनता के हित में थे, इसीलिए इसको सल्तनत काल का अकबर भी बोलते हैं। और इसने बहुत सारे नए शहर की भी स्थापना कराई थी, जैसे फिरोजाबाद हो गया, ठीक है, फिरोजपुर हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और इसने जैसे कि कुछ अन्य विभागों में अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए और गरीबों के लिए भरण पोषण एवं उसकी देखभाल का कार्य के लिए भी विभाग शुरू किया था। तो बहुत सारे काम इसने किए थे जिससे इनको याद रखा जाता है।
तो ये हमारा 15 क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक बात जो मैंने शुरू भी बोला था, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को आप लोग, अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए आपको लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलते हैं, खुद ही अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल से आज मैं फिर से साइन ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू।